बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा, आप खुशबाश होंगे, आपका रमज़ानुल मुबारक अच्छा गुजर रहा होगा। और जुमातुल मुबारक है, हम जुमातुल मुबारक की भी आपको मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद तीसरा जुमातुल मुबारक है और रमज़ान इतनी तेजी से गुजर रहा है। अच्छा, हमेशा ऐसा होता है, बरकतें होती हैं, आप समेट लें। हमेशा ऐसा होता है कि वाकई पता नहीं चलता रमज़ानुल मुबारक का कि किस तरीके से जल्दी रोजे गुजरते जाते हैं। शायद रूटीन भी एक ऐसी होती है कि पता ही नहीं लगता, बिल्कुल नहीं पता चलता। और हम लोग क्योंकि काम में भी इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, साथ ही इबादत का भी वक्त इसी रमज़ान में हमें मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हम बरकतें समेट लें, रहमतें समेट लें, तो इसलिए दिन के गुजरने का पता ही नहीं चलता। और उसके बाद 5 बजे जैसे ही इफ्तारी का घरों में एहतमाम शुरू हो जाता है। मैं शायद 5 बजे इफ्तारी करवाने लगी, नहीं, एहतमाम शुरू हो जाता है, इफ्तारियां जो उसकी तैयारी में लोग लग जाते हैं, तो वैसे भी पता नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि 5 बजे इशाल ने इफ्तारी नहीं कराई। खैर, हम आपको ये बताते हैं कि कोरोना के वार जो हैं वो मुसलसल जारी हैं। 131 कीमती जानें गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर हमने खो दी हैं। और अगर बात करें तो तकरीबन 5112 नए केसेस सामने आए हैं। और हमें सख्त फ़ैसले जो हैं हुकूमत की जानिब से सुनाई तो दे रहे हैं, लेकिन हमें ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इसके अलावा। और साथ ही साथ इशाल, एक और अहम चीज़ है जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि स्टेट बैंक की जानिब से NCOC की हिदायत पर जो बैंक के औकातकार हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। अब पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से 1 बजे तक बैंक के जो मामलात हैं वो चलेंगे। जो आप लोगों ने जाना है आप 1 बजे तक जा सकते हैं। वैसे अमला वहाँ पर 2 बजे तक होगा, लेकिन आप लोगों ने 1 बजे तक जाना है। और जुमातुल मुबारक की बात कर लें, जैसे कि आज जुमातुल मुबारक है, तो 9 से 12:30 बजे तक अगर आप बैंक जाना चाहते हैं तो 12:30 बजे तक वहाँ से हो आए। उसके बाद आप बैंक में जाके कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, नहीं करवा सकेंगे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जाएंगे, आप वहाँ से वापस आपको मुड़ना पड़ेगा और आपका काम भी नहीं होगा। इसलिए आपको औकातकार बता दिए हमजा ने, ताकि आप इन औकातकार के मुताबिक बैंक का जो भी आपका काम है वो आप कर सकते हैं। ये हम इसलिए आप लोगों को बता रहे होते हैं ताकि आप लोगों को जो मुशक्कत करनी पड़ेगी रोज़े की हालत में, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा और फिर आप को एक तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, वो ना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है शाल। मुल्क भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियाँ जिस तरह से हम पहले भी आपको बता रहे थे कि जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में वबा के फैलाव को रोकने के लिए पाक फ़ौज SOPs पर अमल दरामद करवा रही है। और हौसला अफजा बात यह है कि 3 मई से 40 से 49 साल के जो अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। कल ट्वीट किया गया आज़त उमर साहब की जानिब से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और NCOC के इजलास में बताया गया है कि जो पीर से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। NCOC ने मुल्क भर में अवाम की नकलो हरकत रोकने के लिए 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की जो छुट्टियां हैं उनका ऐलान भी कर दिया। इस हवाले से हम गाइडलाइंस देखें तो वो भी जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक 8 से 16 मई घर रहें और महफूज रहें कि हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। तमाम दफातर भी बंद होंगे। छुट्टियां भी जो हैं इस दफ़ा ईद की लंबी दी गई हैं और सिर्फ इन्हीं हिफाजती इकदाम के तहत दी गई हैं ताकि आप घरों में महदूद रहें। और जो जितने भी हमारे तफरीही मकामात हैं उनके बारे में भी बताया गया कि वो बंद रहेंगे ईद के दिनों में। अच्छा जी, चांद रात नहीं होने जा रही है। चांद रात मनाने का अपने दिमाग से बिल्कुल ख्याल साइड पे कर दें। एक तो आप इसलिए भी नहीं मना सकते कि कोरोना वायरस है, आपको अखलाकी तौर पर चांद रात नहीं मनानी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक्शन ले लिया और उन्होंने कहा कि चांद रात के लिए स्टॉल्स ही नहीं खुले होंगे कि आप चांद रात इसके साथ ही साथ यौम अली, शब कदर, इत्तकाफ और जुमातुल अलविदा के लिए गाइडलाइंस जो है उन पर भी अमल दरामद 1 मई से होगा। उन्होंने कहा कि इसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। चांद रात को मेहंदी, ज्वेलरी हम निकलवाने, जैसे हमजा के बात कर रहे थे कि हम निकलते हैं बाहर लगवाने के लिए, स्टॉल्स पर जाते हैं, कपड़ों के स्टॉल्स भी बंद, बिल्कुल वो मुकम्मल पाबंदी होगी। इसलिए आप तकल्लुफन भी बाहर ना निकले, कोशिश भी ना कीजिए बाहर निकलने की। बेहतर आपके लिए भी यही है और पूरे पाकिस्तान के लिए भी बेहतर चीज़ यही। अच्छा, छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर हम देखें कि अगर 10 से 15 तक अनाउंस की गई हैं तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि 9 और 8 से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि हफ्ते इतवार की छुट्टी होगी और फिर सिर्फ अगले हफ्ते जाकर 15 के बाद एक जुमा होगा, फिर आगे हफ्ते इतवार की छुट्टी होगी। तो खासी ज़्यादा छुट्टियां दी गई हैं। ये खुशी से नहीं दी गई हैं, आप उसमें खुश ना हो, ये मुश्किल हालात हैं इसलिए दी गई हैं। तफरीही मकामात, उनके इर्द गिर्द मौजूद होटल्स, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। जिस तरह इशाल बता रही थी, ईद के छुट्टियों के दौरान बैनुल सूबाई
इंटर और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नकलो हमल को किसी तरह से कम कर लिया जाए। और इजलास में ये जो NCOC का इजलास हुआ उसमें आलमी सतह पर वायरस के फैलाव में इजाफे के पेश नज़र पाकिस्तान आने वाली जो मुसाफिर परवाज़ें हैं उनको भी 15 रोज़ के लिए रोकने का फैसला कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही सख्त फैसले हैं जो कि किए गए हैं और ये बिल्कुल खुशी से नहीं किए गए और ना ही किए गए हैं कि आप तफरीही मकामात की तरफ रुख कर लें और निकल पड़ें या फिर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ निकल पड़ें और वहाँ पर आप रश लगा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है कि कश्मीर, मरी या इन जगह पर जाने के लिए सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जो कि वहाँ के रिहायशी हैं, वो छुट्टियाँ अपनी उनको मिल रही हैं तो वो अपने आबाई इलाकों में वापस जा सकेंगे। इसके अलावा तफरी करने के लिए कोई भी इन इलाकों का रुख कर नहीं सकता, जा नहीं सकता, इस पर सख्त पाबंदी। और अगर आप ऐसी कोशिश भी करेंगे तो आपको वापस पलटना पड़ेगा, इसलिए आप अपने घरों से ही ना निकलें। बिल्कुल ऐसा ही है। ईद तो फिर से आएगी, इंजॉय हम फिर से करेंगे, जिंदगी दोबारा नहीं होगी। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 3 मई से 40 से जायद जो उम्र के लोग हैं, 49 साल तक के जो लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी शुरू हो रही है। बहुत अच्छा फैसला है। क्या टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने कि रोजाना कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, क्योंकि अब ग्रेजुअली तादाद बढ़ती चली जा रही है? उस वाले दिन से हमने 40 इयर्स प्लस के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल दी थी और अब इंशाल्लाह 3 मई से जो है वो उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मैसेजेस चले जाएंगे और उनकी वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। शुरू में वैक्सीनेशन का अमल थोड़ा स्लो था, मगर अब जो हमारे टारगेट्स हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से हम डेली बेसिस के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा, कोई 1,17,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे वैक्सीनेट हो रहे हैं और इस नंबर्स को मजीद बढ़ाने का इरादा है। हमारी कोशिश है कि हम इसको 1.5 लाख या उससे भी ज़्यादा आहिस्ता इसके ऊपर भी ले जाएं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन के अमल में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी और 1-1.5 लाख को हम डेली वैक्सीनेट कर सकेंगे। डॉक्टर नौशीन साहिबा, जैसा कि 40 साल से ज़ायद के लोगों को अब वैक्सीनेट किया जा रहा है, 30 साल से ज़ायद लोगों की वैक्सीनेशन कब से शुरू हो जाएगी, कब तक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है? ईद के फौरी बाद जो है, मैं समझती हूँ कि बाकी एज ग्रुप्स को भी, जो 40 के बाद नीचे के जितने एज ग्रुप्स हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी। और अब जितनी तेजी से हमारे पास वैक्सीन पहुंच रही है, हमारे 3 जहाज जो हैं वो वैक्सीन लेकर आए हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला वाफिर मिकदार में वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद हम तमाम एज ग्रुप्स के लिए वैक्सीन का अमल शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह ताला उसमें तेज़ी भी आएगी। पहले रजिस्ट्रेशन का अमल भी बहुत स्लो था, मगर उसमें भी तेज़ी आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला वैक्सीन के अमल में भी तेज़ी आएगी। ठीक है डॉक्टर साहबा, ये भी बता दीजिएगा, लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जुज़वी लॉकडाउन की बात होती है, स्मार्ट लॉकडाउन की बात होती है, अब तो मुकम्मल लॉकडाउन की बात हो रही है। तो ईद से कबल क्या हम मुकम्मल लॉकडाउन भी देख रहे हैं? चांद रात के हवाले से जैसे फैसले हमारे सामने आए हैं, छुट्टियाँ भी दी गई हैं, परवाज़ों पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। देखें जी, जिन शहरों में इस वक्त पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है, 8% से ज़्यादा है, वहाँ डेफिनेटली मज़ीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। अच्छा। अभी जो इक़दामात लिए गए हैं, जिसके अंदर हम लोगों के बाज़ारों को बंद करना, बाकी तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को रोकना, ट्रांसपोर्टेशन को, ऑफिसेस को 50% करना, वो ईद से पहले हमें इसको मज़ीद सख्त इसलिए करना पड़ेगा कि पिछले साल भी हमने देखा था कि आखिरी अशरे के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लोगों का बाज़ारों में जाना और ईद के ऊपर भी मेल जोल की वजह से बहुत ज़्यादा पीक आई थी। तो अभी से वो पीक जो है, मुझसे ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो अभी से हमारे पास में, इसलिए अशद ज़रूरत है। और लॉकडाउन की ऑप्शन भी टेबल के ऊपर है और उसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है, उसकी मॉडलिटीज़ डिस्कस हो रही हैं और डिसाइड किया जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो कौन सी एक्टिविटीज़ को जारी रखना है और कौन को टोटली बंद करना है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास खाना पहुँचे, अशिया खुर्दो नोश और एक फूड सप्लाई चेन जारी रहे, उसके लिए कुछ इंतजामात करने पड़ते हैं, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो काम कर रही है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, लाहौर जैसे शहर में हम देखें तो 90% से ज़ायद ICU बेड्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं। हम दीगर शहरों की बात कर लेते हैं, ज़्यादा केसेस वाले शहरों में मज़ीद बेड्स और वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम किया जा रहा है क्या? लाहौर के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद है और सारे पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी केसेस जो हैं वो हमें लाहौर में ही मिल रहे हैं और तेज़ी से लाहौर के तमाम बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए मज़ीद वेंटिलेटर्स ऑलरेडी सिस्टम में ऐड कर दिए गए हैं। कुछ दिन पहले भी बहुत सारे नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो फंक्शनल किए गए थे। बेड्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है और हॉस्पिटल में स्पेसेस क्रिएट की जा रही हैं। तो बिल्कुल इन एडवांस, इन एंटिसिपेशन के ये केसेस मज़ीद बढ़ सकते हैं। लाहौर के हॉस्पिटल्स में इसके लिए तैयारी हो रही है।
और अनाउंस भी किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कि हमने मज़ीद कई नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो सिस्टम में डाल दिए हैं और ऑक्सीजन बेड्स की तारीख बढ़ाई जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जो हमसाया मुल्क है हमारा भारत, वहाँ पर जब सूरत हाल ख़राब हुई, ऑक्सीजन के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? मुल्क में इस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई की सूरत हाल क्या है? हम मतलब परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है अभी। मुल्क में इस वक्त ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि पिछली वेव के अंदर जो मैक्सिमम हमारे पास क्रिटिकल केयर पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पहली वेव में उनकी मैक्सिमम तादाद एक दिन में 3400 थी और अभी से हम लोग तकरीबन 5000 के करीब पहुंच गए हैं क्रिटिकल पेशेंट्स पे, और इन सब पेशेंट्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मगर इसके लिए हुकूमत ने अपनी मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ तैयार करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आने वाले 2 हफ्तों के लिए तमाम हॉस्पिटल्स में जो इलेक्टिव ऑपरेशंस हैं उनको रोक दिया गया है, ताकि जो ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी और वो भी काफ़ी तादाद में इस्तेमाल होती थी, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए कोरोना वार्ड्स की तरफ। दूसरी तरफ ये ऑप्शन भी है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को ऑक्सीजन दी जाती है, अगर हमें कोई बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन हुई, क्योंकि 80% ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त हेल्थ केयर सिस्टम को जा रही है और बाकी जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जा रही है, तो अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो इंडस्ट्रीज़ की ऑक्सीजन जो है उसको भी हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। ये ऑप्शन जो है इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो है वो इंपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन, उसके ऊपर भी तमाम चीज़ों को ज़ेरे गौर लाया जा रहा है कि हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो तमाम जो प्रोसीजर्स होते हैं ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के, उनको सिंप्लीफाई किया जाए और उनकी तैयारी की जाए, ताकि अगर किसी स्टेज पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। और उसके अलावा जो स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट है उसकी भी स्टडी की जा रही है। अगर वो फंक्शनल हो जाता है तो हमें इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उसकी वहाँ से जो ऑक्सीजन हमें मिलेगी वो पूरे मुल्क के लिए ठीक है। उम्मीद करते हैं हमें किसी किस्म की इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालात बेहतर होंगे। डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। हालात जो हैं वो इस हद तक कशीदा हो चुके हैं कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ रहा है। हम बार बार इसलिए अपने प्रोग्राम में बैठे हुए आप लोगों से यही इल्तिजा करते रहे हैं कि खुदारा SOPs को फॉलो कीजिए, बाहर ना निकलिए, गैर ज़रूरी जो बाहर जाना है उसको कुछ अरसे के लिए रोक दीजिए। अभी इस वक्त जिस तरह के NCOC के इजलास में सख्त फैसले कर लिए गए हैं, पंजाब के हम सुबह पंजाब की बात कर लेते हैं, कोरोना के बेरहम वार जो इस वक्त जारी हैं उसी की बदौलत ये फैसले किए गए हैं। हुकूमत ने ये फैसले जो किए हैं ईद के हवाले से कि ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन जो है उसकी सूरत हाल रहेगी। लाहौर से ईद से कबल जो है लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयारियां भी कर ली गई हैं। 20% से ज़ायद शरह वाले जो शहर हैं वहाँ पर लॉकडाउन होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ये अहम फैसले किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उधर लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं। जैसा कि बार बार हम कह रहे थे कि अगर हमें इन लोगों से SOPs फॉलो करवानी है तो हमें सख्त रवैया भी इख्तियार करना होगा। हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पुलिस फोर्सेस को, जैसे कि आर्मी को तैनात किया गया था, तो इस वक्त जो है ना हमजा वो शुरू कर दिया गया है। अब तक तकरीबन 2,02,000 गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को चालान टिकट्स जारी किए गए हैं और 50% से ज़ायद सवारियां बिठाने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1278 गाड़ियां भी बंद की गई हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह के ट्रांसपोर्ट चल रही है, लोगों की मजबूरी भी है, चिंची रिक्शा चल रहे हैं, हम देखते हैं शहर में चलते हुए कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। ऐसा नहीं है कि कम सवारियाँ बिठाई जाएँ, उतनी सवारियाँ बिठाई जाती हैं जितनी पहले बिठाई जा रही हैं। और कोशिश तो की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से भी, कि कुछ के इनके खिलाफ जो हैं चालान काटे जाएं, लेकिन कितनी तादाद में आप चालान काटेंगे जब तक लोगों को खुद समझ नहीं आएगी। 1,32,000 मोटरसाइकिलों को चालान टिकट तो जारी किए गए हैं और 13,000 से ज़ायद गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए हैं। जबकि हम दूसरी तरफ को देख लेते हैं तो कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब भर में जो ड्राइविंग और लाइसेंसिंग सेंटर हैं उनको भी इशाल बंद किया गया है, ताकि वहाँ पर भी रश जो है वो ज़्यादा ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सूरत हाल में आप सोच लें कि हम किस क्रिटिकल हाल में होंगे कि हुकूमत को इतने सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। हम लोग बार बार यही बात करते हैं कि हुकूमत कभी भी अपनी खुशी से ये फैसले नहीं कर रही है कि हमें ये फैसले जो हैं वो बड़ी ही मुश्किल हालात में जाकर करने पड़ रहे हैं। अच्छा, अब पुलिस किस तरीके से इंश्योर कर रही है? ट्रैफिक पुलिस खुसूसी तौर पर बात करेंगे। CTO लाहौर हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं। CTO साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्राइवेट और ख़ास तौर पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए आपकी जानिब से क्या प्लान तरतीब दिया गया है?
सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो डोमेन है वो जितने भी रोड यूज़र्स हैं किसी भी टाइप ऑफ व्हीकल में जब ट्रैवल कर रहे हो तो उसके ऊपर हमारा दायरा कार उसके अंदर आता है। तो गवर्नमेंटल SOPs पे अमल दरामद करने के लिए हमने सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि लोगों को हम अवेयर करें, एक तो अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और साथ साथ इन्फोर्समेंट कैंपेन भी करें कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हमने 29 मार्च से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया और अब तक हम अभी जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा हम लोग फाइन्स कर चुके हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। किसी भी गाड़ी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अगर अशख़ास सवार हैं और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ तो उनका फ़ाइन होता है। इसके अलावा मोटर बाइक्स पे कोई किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो गवर्नमेंटल SOP है कि 50% सवारियां बिठा सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर बिठाएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसमें ना सिर्फ हम लोग चलान कर रहे हैं बल्कि गाड़ियों को इम्पाउंड भी कर रहे हैं। अच्छा। अभी तक हम लोग 1437 के करीब डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स को इम्पाउंड कर चुके हैं। ठीक है। और 32 जो डिफरेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो वायलेशन हैं जिन्होंने गवर्नमेंटल SOPs की उनके ऊपर FIRs भी दर्ज हो चुके हैं। CTO साहब, कोरोना वबा के सद्देबाब के लिए ट्रैफिक पुलिस कैसे अपना किरदार निभा रही है? क्या चालान काट कर या फिर गाड़ियों को वापस बंद करके किस तरीके से निभा रही है अपना किरदार? ट्रैफिक पुलिस ही हमेशा हमने एक फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया है। जब पिछले साल जब पहली वेव आई तो उसके अंदर भी हमारा बड़ा कलीदी किरदार था। वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने मास्क की वायलेशन के ऊपर फाइन्स करना शुरू किए और वो फिर एक अच्छी प्रैक्टिस थी तो उसको बाकी सूबों ने भी रेप्लिकेट किया और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ने भी रेप्लिकेट किया। तो चूँकि हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और तमाम चौक्स के ऊपर और मेजर इंटरसेक्शंस के ऊपर, मेजर रोड्स पे लाहौर के अंदर हम मौजूद होते हैं, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार एक तो इस तरह निभा रही है कि हम लोग एक हमारी जो एजुकेशन विंग है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर अपने कैंप्स लगाते हैं। लोगों को हम बताते हैं कि समाजी फासले बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं और पब्लिक प्लेस पे जब भी आएँ तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हमारी जो सेक्टर की गाड़ियाँ हैं, हमारे जो पेट्रोलिंग ऑफिसर्स के बाइक्स हैं, उनके ऊपर भी हम लोग आगाही अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ देते हैं। अच्छा। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम्स हैं वो अपना काम कर रही हैं। बस अड्डों में भी जाके लोगों को हम आगाही दे रहे हैं, बाज़ारों में भी जा रहे हैं। और अभी जो 6 बजे जो दुकानें बंद होती हैं, बाज़ार बंद होते हैं, तो उसके अंदर भी फ्लैग मार्चेस का सिलसिला शुरू है। CCPO साहब खुद निकलते हैं बाहर, कमिश्नर साहब साथ होते हैं और हम लोग सिटी ट्रैफिक पुलिस के भी हमारे ऑफिसर साथ होते हैं और हम लोग जाके मौके पे लोगों को पहले से अनाउंस करना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि 6 बजे जो दुकानें बंद होनी है या जो भी के जो अहकामात हैं उस पर मनवन अमल दरामद कराएं। ठीक है। CTO साहब, ये बता दीजिएगा कि बगैर मास्क गाड़ी चलाने पे मोटरसाइकिल चलाने वालों के चालान तो किए जा रहे हैं, आपने सख्ती खासी की है, आपने हमें कुछ नंबर्स भी बताए हैं, सख्ती करने के बाद कितनी बेहतरी देख रहे हैं आप? जैसे ही जी ये तीसरी लहर शुरू हुई और इसमें शिद्दत आई, केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, तो NCOC की मीटिंग के बाद जब ये डिसाइड किया गया कि हमें सख्ती करनी है और लोग चूँकि अभी भी गैर संजीदा रवैया रखे हुए हैं, तो हमने जब इन्फोर्समेंट का आगाज़ किया 29 मार्च से और अभी तक हम लगभग 2,04,000 से ज़्यादा फाइन्स कर चुके हैं। 1437 गाड़ियों को, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स को इम्पाउंड कर चुके हैं। तो लोगों में सीरियसनेस आना शुरू हो गई है। ये तो हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना पार्ट प्ले कर रही है, जो हमारा ऑपरेशनल ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपना किरदार अदा कर रहे हैं। FIRs का इंदराज हो रहा है, तो लोगों में एक बहुत हद तक संजीदगी आई है और इसी तरह इंशाल्लाह ताला अगर सिलसिला चलता रहा तो मुझे उम्मीद है कि लोग ज़्यादा हमसे कोऑपरेट भी करेंगे और सीरियसनेस का मुजाहरा भी करेंगे। ठीक हो गया। CTO साहब, ये भी बताएगा, जैसा कि औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं मार्केट्स के, तमाम मार्केट्स एक ही टाइम पे खुल रही हैं, एक ही टाइम पे बंद हो रही हैं, इस तरीके से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की क्या हिकमत अमली है, किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? जी, आपकी ये जो क्वेश्चन है बड़ा पर्टिनेंट है। चूँकि तमाम मार्केट्स एक ही टाइम पे क्लोज़ हो रही हैं। जब हम नॉर्मल फंक्शनिंग में होते हैं, नॉर्मल रूटीन में होते हैं, तो कोई बाज़ार 10 बजे बंद हो रहे हैं, कोई 10:30 बंद होते हैं, कोई 11 बजे होते हैं। कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स लेट नाइट खुले रहते हैं, तो हमारा जो रश है रोड्स पे स्टैगर हो जाता है। अभी चूँकि तमाम चीज़ें एक ही पॉइंट पे कल्मिनेट हो रही हैं, अफ्तार के आसपास 6 बजे तमाम बाज़ार बंद हो रहे हैं, 2 बजे के करीब दफातर बंद होते हैं, तो मखसूस टाइमिंग्स पे 5 बजे से लेके 6 या अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें रश देखने में मिलता है।
तो उसके लिए हम लोगों ने ये अरेंजमेंट किया है कि हमारे तमाम सिटी ट्रैफिक पुलिस के हमारे जो वार्डन्स हैं वो चौकों पे मौजूद होते हैं, रोड्स पे ऑन ड्यूटी रहते हैं, और हम लोग उनको अफ्तार बॉक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको खाना होता है, उसमें खजूरें हैं, मिनरल वाटर है, उनको पॉइंट्स पे ये हम दे रहे हैं ताकि रश को अच्छे तरीके से केटर कर सकें, अपने पॉइंट्स भी ना छोड़ें, और रोज़ा भी वो रोड के ऊपर अफ्तार करें और बेहतर तरीके से ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकें। एक तो ये है, दूसरा रमज़ान बाज़ारों के इर्द गिर्द रश देखने में मिलता है, तो उसके लिए हमने स्पेशल ड्यूटी तैनात की है। हर रमज़ान बाज़ार, 30 के करीब रमज़ान बाज़ार हैं जो इंपॉर्टेंट मेजर रमज़ान बाज़ार हैं, वहाँ पे हमने 2 से 3 ट्रैफिक वार्डन्स डिप्यूट किए हैं जो कि उसके इर्द गिर्द जो गिरदोनवारी है वहाँ पे ट्रैफिक को का फ्लो बेहतर बनाते हैं। ठीक है सीटीओ साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी गाड़ी में हम अकेले सफ़र कर रहे हैं, जब एक बंदा बैठा हुआ है तो फिर उसको मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है? क्या इस सूरत में भी चालान किए जा रहे हैं? एक शख्स बाइक पर सफ़र कर रहा है, हेलमेट भी उसने पहन रखा है, अगर मास्क नहीं पहना हुआ तो क्या उसका भी चालान किया जा रहा है? ज़रूरत क्या है? लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर हम अकेले जा रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है? जब हमने ये इन्फोर्समेंट का आगाज़ किया तो हमने ये क्लियर कट डायरेक्शंस दी कि बाइक के ऊपर अगर एक बंदा अकेला है, उसने हेलमेट पहना है तो उसको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर सवार हैं या गाड़ियों के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास सवार हैं, ठीक है, तो उनका हम लोग फ़ाइन करते हैं। सिंगल जो ड्राइवर है उसका चलान नहीं हो रहा। और एट टाइम्स हम लोग रोकते हैं, लोग कहते हैं जी गर्मी है, रोज़ा भी रखा है, तो हम क्यों मास्क पहने या नहीं पहन सकते, मजबूरी है, तो उनको हम वार्न भी करते हैं, और उसकी सिचुएशन देखने के साथ साथ हम लोग फ़ाइन करना हो तो फ़ाइन करते हैं, अगर वार्निंग देनी हो तो वार्न करते हैं। और जो रिपीटेड वायलेटर्स हैं, जो बहस करते हैं या अभी भी गैर संजीदगी का मुजाहरा, तो उनके खिलाफ FIRs का इंदराज भी पैरेलल चल रहा है। बिल्कुल ठीक है सीटीओ साहब, बहुत शुक्रिया। हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें भी SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं तो मास्क बेशक नहीं पहने, लेकिन अगर आप एक से ज़ायद अफराद सवार हैं गाड़ी में या बाइक पर तो आप मास्क ज़रूर पहने। इससे बच जाएंगे आप कि आपको पुलिस रोके, आपको वार्डन्स रोकें, आपको समझाएं, आपको मास्क पहनाएं, आपको फ़ाइन करें, आपकी गाड़ी को रोकें, इससे आप बच सकते हैं। अच्छा, कमिश्नर साहब ने इस पर बड़ी अच्छी बात की थी हमारे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि जी कि इसलिए हम कह रहे हैं कि अकेला बंदा भी पहने कि ये एक प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहिए, लोग आपको देख के फॉलो करें। आप आदी हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि भाई मैंने हर जगह पे उतरना है तो मैंने मास्क पहना है, मैंने गाड़ी में बैठना है तो मैंने मास्क पहना है। फिर आप 4 लोग गाड़ी में मौजूद हैं तब भी, जब आप अकेले हैं तब भी, तो वो एक आपकी आदत बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मौसम की बात करेंगे। आप विशाल परसों बात कर रही थी मौसम अच्छा हो गया है और हम उम्मीद करेंगे कि मौसम मजीद अच्छा होगा। जब बाहर निकले पता लगा कि इतनी धूप आ गई और बहुत गर्मी हो गई। बिल्कुल, और बहुत गर्मी हो गई। कल भी है गर्मी हो गई थी। बाद में जब मैंने मौसम की बात की उस वक्त खुशगवार था, बाद में मौसम ने फौरन तेवर बदले हैं और सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ निकल चुका हुआ था। अब कुछ जो आज के मौसम की बात है उसकी भी कर लेते हैं। आगे आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा उस पर भी बात करते हैं। दिन ब दिन जो है वो गर्म होता जा रहा है मौसम। रमज़ान का पहला अशरा जैसे हम बात कर रहे थे कि खासा खुशगवार गुजरा था, पता ही नहीं चला था कि कैसे गर्मी अभी आ भी चुकी है। हम बार हमजा यही बात कर रहे थे कि अप्रैल नहीं लग रहा, तो सूरज ने कहा कि अप्रैल लगना जरूरी है। मैं दिखाता हूँ कि अप्रैल है या नहीं। और अब चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि सूरज भी वो हमजा की बात पे खासा गुस्से में नजर आ रहा है हमें। मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। कुछ मौसम बेहतर हो, मैदानी इलाकों में अगर हम बात करें तो पारा मुसलसल हाई हो रहा है। गर्मी की लहर लाहौर में भी दाखिल हो चुकी है और महकमा मौसमियात ने 4 रोज़ तक मौसम गर्म रहने की पेशगोई कर दी है। जी हाँ, जिसके दौरान गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मौसम का हाल बताने वाले तो ये कहते हैं कि आज और कल में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो दिन के दौरान गर्म और खुश्क रहेगा। साउथ पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। वहाँ पर वैसे भी गर्मी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी है। ताहम रात के दौरान अगर बात की जाए तो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला में हल्की बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। क्या वाकई बारिश होने जा रही है या नहीं होने जा रही? और एक रिपोर्ट कल मैं पढ़ रहा था इशाल के जून से लेकर अगस्त तक जो है पाकिस्तान में और जो दीगर साउथ एशियन ममालिक हैं आसपास के, वहाँ पर
क्या होगा कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, ये भी बात हम जाने। ज़बरदस्त, क्या ये हमारे लिए आफत भी बन सकती है? खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे ऐसा हो, मामूल के मुताबिक ही चीज़ें, मामूल के मुताबिक ही, मामूल से ज़्यादा ना हो, मौसम अच्छा रहे, खुशगवार रहे, लेकिन हमें किसी भी आफत का सामना ना करना पड़े। बारिश, क्योंकि हमने बहुत देखा है कि इस तरह के हादसा जो हमारे मुल्क में बारिश जब ज़्यादा होती है, हम तैयार नहीं होते उस चीज़ के लिए, और फिर हमारे बहुत सारे देहात बह जाते हैं, हम उस चीज़ से निमटने के लिए क्योंकि प्रिपेयर ही नहीं होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौसम ठीक रहेगा। अभी मौसम कैसा रहेगा रमज़ान के दौरान, आखिरी अशरा कैसा गुजरेगा? डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये बताइएगा कि अभी गर्मी की लहर 3-4 रोज़ ऐसे ही रहेगी या हमें पूरा रमज़ान ऐसे गुजारना पड़ेगा? जी बिल्कुल, दिन के वक्त तो दर्जा हरारत जो है वो 40s के खास तौर पर पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध के मैदानी इलाकों में, गुजरात खान, भावलपुर, साहिवाल, बकर, इन इलाकों में जो है वो शाम या रात के वक्त जो है वो बादल और थोड़ी सी हवा या झक्कड़ चलने का है। ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में नहीं है। ठीक हो गया। ज़हीर बाबर साहब, हमने देखा कि रमज़ान का जो पहला अशरा था उसका आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ, मौसम बड़ा खुशगवार था। हम उम्मीद कर रहे थे कि दूसरा और तीसरा अशरा भी ऐसे गुजर जाएगा। दूसरा अशरा भी तकरीबन बेहतर गुजरा, लेकिन अब तीसरे अशरे की आमद है और हम देख रहे हैं कि एकदम से मौसम ने तेवर बदले हैं। सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ गुस्से में बल्कि आंखें दिखा रहा है। तो वजूहात क्या हैं मौसम के एकदम से इतने बदलाव की? क्या अगले महीने में भी इसी तरह की गर्मी हमें मुतवक्के है? जी बिल्कुल, ये अप्रैल का एंड है और अगला जो वीक है वो मई का शुरू हो जाएगा। मई की शुरुआत होगी। मई और जून के महीनों में आमतौर पे पाकिस्तान में शदीद गर्मी पड़ती है और वही जो नेचुरल ट्रेंड है वही इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो मुल्क के बस्ती इलाके हैं वहाँ पे शाम या रात के वक्त जो है हवाएं वगैरह और झक्कड़ चलने का इम्कान है। अच्छा। और बारिश जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद फिर जो तीसरे हफ्ते है उसमें फिर जो है वो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्क हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हीट वेव का बड़ा ख़तरा रहता है कराची में, खुसूसी तौर पर देख लिया जाए तो गर्मी अब इधर भी बढ़ना शुरू हो गई है। लाहौर में जो मैदानी इलाके पंजाब के हैं, क्या कोई हीट वेव का भी ख़तरा रहेगा कराची में? फिलहाल तो कराची में ऐसा जो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज में है। कल भी जो है कराची का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज भी इसी रेंज में जाने का इम्कान है। और अगले 2-3 दिन जो है वो कराची के जो टेम्परेचर हैं या हीट वेव्स के वो नॉर्मल रेंज के अंदर रहने की तवक्को है। सर, ये भी बताएगा, जैसे हमजा बता रहे थे कि रिपोर्ट पड़ी है कि इस बार जो बारिशें हैं वो ज़्यादा होने की, जून से अगस्त के दरमियान ज़्यादा बारिशें होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो हमारा मुल्क जो वैसे भी मौसमियाती तब्दीलियों के ज़रिए असर रहता है, क्या ऐसे इम्कानात हैं कि उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो सकती है? फिलहाल तो जून और अगस्त जो है वो हमारे यहाँ मानसून सीजन होता है और मानसून सीजन के अंदर जो हमारे यहाँ एराटिक रेनफॉल्स होती हैं, किसी जगह पे कम या किसी जगह ज़्यादा। तो महकमा मौसमियात जून के महीने में, जून की शुरुआत में एक अपनी मानसून सीजन की फोरकास्ट जो है वो इशू करता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है उसके मुताबिक जो है वो हम बाकी इदारों को बताते हैं। तो जून के एक मानसून से बिल्कुल ठीक है। ज़हीर बाबर साहब, ये भी बताइएगा, हम पहले देख रहे थे कुछ अरसे से कि ईद पर मौसम खासा बेहतर हो जाता है, बारिश के भी जो होते हैं इम्कानात होते हैं। हमारी ईद जो है वो कैसी गुजर रही है? महकमा मौसमियात इस बारे में क्या कहता है? ईद में आने में भी तो कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन क्योंकि जो मई के महीने में अक्सर बेहतर दिन के दर्जा हरारत जो है वो 40+ होते हैं मैदानी इलाकों में। और इसी तरह लोगों को भी चाहिए कि वो, क्योंकि वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हैं, तो अपने आप को बाहर जाने से या हीट में एक्सपोज होने से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, जिस तरह गवर्नमेंट भी कह रही है, वो घरों में गुजारें, इंडोर गुजारें और अपने आप की रूटीन जो है वो इस तरह मैन्यूवर करें कि वो हीट में या बाहर धूप में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज ना हो। बिल्कुल ठीक है। ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि अभी तो आपको जो है ना ये गर्म मौसम बर्दाश्त करना होगा और कहीं कुछ इलाके ऐसे होंगे पाकिस्तान में जहाँ पे रात के वक्त जो है ठंडी हवाएं चल सकती हैं, हल्की सी बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात कर लें सिंध की ख़ास तौर पे और मैदानी इलाके पंजाब के जो हैं, यहाँ पर गर्मी ही रहेगी। लेकिन वो एक बात कर रहे थे कि मौसम जो है ईद का तो कबल इस वक्त है बताना, अभी कुछ दिन रोज बाकी हैं, लेकिन मौसम जैसा भी हो आप बाहर ना निकलें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर घर पे भी रहना है और बारिश हो रही हो तो मेरे ख्याल में बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दिल गार्डन हो जाता है। अच्छा। और आप घर के अंदर ही बैठे बैठे मौसम को एंजॉय कर लेते हैं। और आप ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
और इस वक्त हम बात कर रहे थे वही वैक्सीनेशन सिंध की वैक्सीनेशन की सूरत हाल की। तो सिंध को अब तक विफाक की जानिब से मुख्तलिफ इक़साम की 6,53,000 वैक्सीन फराहम की जा चुकी हैं, जिनमें से 5,80,000 मुख्तलिफ अजला को दी गई। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर जो दादो शुमार हैं, कराची में सिर्फ 51,000 मुअम्मर अफराद और सूबे के दीगर अजला में सिर्फ 13,000 तकरीबन मुअम्मर अफराद को वैक्सीन की दोनों डोजेज लग सकी हैं, जो कि बहुत ही कम है। हाँ जी, ये एक रोज़ पहले का डेटा जो शेयर हुआ था वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त सूबे भर में सिंगल डोज लगवाने वाले शहरियों की तादाद 1,59,000 है, जिसमें 1,20,000 कराची के शहरी हैं, जो सूबे की मजमूई आबादी का 1% भी नाज़रीन नहीं बन रहे हैं। और सिंध में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है जानलेवा साबित हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता केसेस वहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद समेत अंदरून सिंध के कई अजला के सरकारी अस्पताल ICU और वेंटिलेटर्स की सहूलत से महरूम है। बिल्कुल ऐसा ही है। हैदराबाद के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं, जहां पर ICU वेंटिलेटर्स की सहूलत ना होने के बायस मरीज घरों में ऑक्सीजन लगाने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। तो हम ये तमाम तर जो सूरत हाल है आपसे डिस्कस कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की है और सिंध की जानिब से बड़े दावे भी किए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल विफाक पर तनकीद की जाती रही। यह भी कहा जाता रहा कि अलग से सूबों को इख्तियार हासिल होना चाहिए ताकि वो अपने मुल्कों को, अपने शहरियों को वैक्सीनेट करवाने के लिए दीगर ममालिक से वैक्सीनेशन मंगवा सकें। लेकिन जब विफाक की जानिब से ये इजाज़त दे दी गई, इख्तियार दे दिया गया, उसके बावजूद वैक्सीन तो नहीं मंगवाएगी, लेकिन जो वैक्सीन विफाक की जानिब से मिली गई वो भी नहीं लगाई जा रही। अब क्या है, वहाँ पर लोगों के लिए आगाही मुहिम नहीं चलाई जा रही है, वहाँ पर क्या इंतजामात ठीक नहीं है, क्या लोग नहीं वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, ऐसी सूरत हाल वहाँ पर क्यों है? जब हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन 1,17,000 जो है वैक्सीन डेली बेसिस पर लगाई जा रही हैं, वफाक की हुकूमत ये बता रही है, तो फिर इतनी कम रेशो हमें सिंध से क्यों मिल रही है? पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारे मामले पर उनसे बात करेंगे। कासिम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल 2 फरवरी 2021 से शुरू हुआ और सिंध को अब तक वफाक की जानिब से मुख्तलिफ अक़साम की 6,53,000 वैक्सीन फराहम की जा चुकी हैं, जिनमें से 5,80,000 मुख्तलिफ अजला को दी गई हैं। सिंध के पास इस वक्त क्या वैक्सीन की शॉर्टेज है या फिर लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं? हुकूमत ने तो आपको दी, आपके पास क्या वैक्सीन ही मौजूद नहीं है कि लोगों को लग नहीं रही? NCOC ने जो हमें रिलीज़ किया, हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में इस बात की तरवीज दी जाए, लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएं। अब थोड़ा बहुत जो हमारे नेबर कंट्री का जिस तरह से सूरत हाल थोड़ी ख़राब हुई और ज़ाहिर है हमारे अब कंट्री में भी जो हमारे भाई हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं, उसमें स्प्रेड ज़्यादा आया, तो अब थोड़ी सी सेंसिटिविटी लोगों में वैक्सीन लगवाने के हवाले से ज़्यादा आई है। हमारे एंड्स पर जो गवर्नमेंट का काम होता है सहूलत देना, हम फोर्स नहीं कर सक रहे थे, लेकिन जो हमारा काम है सहूलत देना, और सहूलत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो बड़े शहरों में जो हमारे बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, वो उसके अलावा जो हमारे तालके लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं, RSCs जो हैं, उन तमाम पे जो है वो अमला मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, वैक्सीन हमने वहाँ तक पहुँचा दी है। इट इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एज ए नेशन जो है ना इसको उठानी पड़ेगी। जब तक हम एज ए नेशन इसको सेंसिटिव नहीं समझते उस वक्त तक हमें ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन अब जब से ये हुआ है कि बिलो 40 की जो सेशन की हुई है, तो अब थोड़ी सी लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी आई है कि अब लोग इसको, अब ज़ाहिर अभी अंडर 40 की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, अब हमारे पास अभी उनके पिन या रजिस्ट्रेशन नहीं आई है, लेकिन अब थोड़ा बहुत ये जो अमल जो है वो तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा। उसको पेश नज़र हमने मज़ीद सेंटर, कराची जैसे बड़े शहर में मज़ीद सेंटर भी बढ़ा रहे हैं, और जो बाकी सिंध के शहर हैं या अजला हैं उनमें भी हम ये फैसिलिटीज, वो अपनी कैपेबिलिटीज और फैसिलिटीज दोनों को एनहांस कर रहे हैं। कासिम सोमरू साहब, ये जो अदाद शुमार है महकमा सेहत के मुताबिक, ये एक रोज़ कबल के हैं मजमूई तौर पर, जिनके मुताबिक कराची में सिर्फ 51,000 मुअम्मर अफराद और सूबे के दीगर अजला में से सिर्फ 13,000 मुअम्मर अफराद को वैक्सीन की जो दोनों डोजेज हैं वो लग सकी हैं। जबकि असद उमर के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि अब रोज़ाना 1 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। क्या वैक्सीनेशन के अमल में सिंध और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान है? नहीं सर, इसमें कोऑर्डिनेशन की कोई नहीं है। वफाक हमारे साथ ताउन कर रहा है, हम भी वफाक के साथ ताउन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने आप जैसे पहले आपको अर्ज किया कि वैक्सीन लगवाने का जितना अमल है वो तमाम तर रजाकाराना अमल है, और उसमें लोगों को खुद इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। और जो यंगस्टर्स हैं बिलो 50, जो अब पहले ये था कि बिलो 50 जो थे,
उनको, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को जो है वो इस बात पे इंकरेज करें, वो अपने हमारे सेंटर्स पे लेके आएँ। जो अगर खुदा ना खासा बेड रिडन है, हमें उसके लिए इतला करें, हम उनके घरों पे जाके वैक्सीन करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वो टीम्स अवेलेबल हैं, हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ अवेलेबल है। तो वी आर रेडी टू सर्व इन एनी केस फॉर द पीपल ऑफ सिंध। अब इसमें रज़ाकाराना लोगों को आगे बढ़ चढ़ के इस पे जो है वो हिस्सा लेना होगा, ताकि हम सब ने मिलके, जैसे WHO की गाइडलाइन है कि हम सब ने मिलके इस पेंडेमिक को ख़त्म करना है। ये किसी एक तबके, किसी एक ख़ास क्लास के लिए वैक्सीन लगवाया और दूसरा ना लगवाया तो ये नहीं हो सकता। इट इज़ मतलब इसमें कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जहाँ से भी जिसको अच्छा सेंटर लगता है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और आपके अपने आप को वैक्सीन करवाएं। अच्छा। लेकिन इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया, वफाक का कोई इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। वफाक का जितनी उनके पास वैक्सीन आ रही हैं उसमें जो सिंध का शेयर बनता है वो हमें दे रहे हैं। और हमने हमारे फ़राइज़ तक ये बात है, और हम हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा, जो हमारे दोस्त अहबाब, जिस तरह से हमने आपको बताया कि हमने आर्ट्स काउंसिल में लिटरेटरीज जो है उनको लगा के हमने उनके थ्रू मैसेज भी करवाया पूरे कम्युनिटी को कि आप आएँ, वैक्सीन करवाएं। और वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन से जो है वो आप जो खुदा ना खास्ता अगर किसी को मर्ज लगता है तो उसकी जो सूरत हाल ख़राब हो सकती है, ज़्यादा पेशेंट बीमार हो सकता है, तो उससे आप बच जाएंगे। तो ये एक मैसेज है जो हम दे रहे हैं, और अब लोगों को वॉलंटियर होके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाक पूरी तरीके से उनकी खिदमत के लिए तैयार है। नहीं कासिम सुमरो साहब, लोगों को वॉलंटियर तो करना ही है, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर तो आना ही है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या सिंध हुकूमत को एक एक्सटेंसिव आगाही मुहिम नहीं चलानी चाहिए ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके वो आएँ और आकर वैक्सीन लगवाएं? साथ ही अब ये भी फैसला कर लिया गया कि 40 साल से जो ज़ायद उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगवाई जाएगी 3 मई से। ये भी जो है एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अभी तक तो रश नहीं है सिंध में इस तरह का, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में अगर रश बढ़ जाता है तो फिर क्या फैसले किए जाएंगे? क्या कराची और सिंध के जो दीगर अजलाए वहाँ मजीद वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाएंगे क्योंकि अब तादाद बढ़ती चली जाएगी? बिल्कुल सर, हमने मजीद वैक्सीन सेंटर के लिए जो है वो आज हमने ये प्लान पूरा बनाया है, और हम पूरी तरीके से वैक्सीन सेंटर को बढ़ा रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे कराची जैसा बड़ा शहर है उसमें हमने रिक्वेस्ट की है फेडरल गवर्नमेंट को कि जो हमारा एक्सपो सेंटर है वो हमें दिया जाए फॉर वैक्सीन के लिए। हमारे उनके पास फैसिलिटी है, हमने आज उनको लिखा भी है। ये पहले भी हमने लिखा था, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये मटेरियलाइज नहीं हो सका, लेकिन आज हमने दोबारा से लिखा है क्योंकि अब अंडर 40 आपको ज़ाहिर है नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो हमें बड़े सेंटर्स चाहिए हम वो, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। और प्लस हमने जो बाकी जो हमारी छोटी गम डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पर भी हम कराची शहर में, और इसी तरह से हम अपने जो सिंध के दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद में भी, इसी तरह से सक्खर में भी, इसी तरह से लारकाना में भी, नवाबशाह में, मीरपुर खास, जितने बाकी जो छोटे बड़े शहर जितने हैं उन तमाम शहरों में हम ये फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा। ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आती जाएगी, तो ज़्यादा अगर रश करते हैं तो हम स्प्रेड करेंगे, ताकि जो है वो खुदा ना खास्ता ये सेंटर्स भी, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लोगों पर रश बने। अच्छा। कि रश भी किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता ये स्प्रेडर के पॉइंट हो सकते हैं। तो वी नेवर नो कि हम वहाँ पर ज़ाहिर है हम वहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेक करते हैं या लोगों से सिर्फ पूछते हैं कि आपका जो है वो आप कोविड के टेस्ट करवाएं, या कोविड की पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनके बाकी जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, वो हम चेक करते हैं। लेकिन अदरवाइज भी हम ये इस बात को भी इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं ये सेंटर जो है ना वो स्प्रेडर का जो है वो सोर्स ना बने। साहब ये भी बता, क्या कराची समेत सिंध के दीगर शहरों की हम बात करते हैं, ICUs बेड, वेंटिलेटर्स ये मतलूबा तादाद में मौजूद हैं, और इस वक्त सिंध का हेल्थ सिस्टम जो है कितनी कैपेसिटी पर काम कर रहा है? कैपेसिटी कितनी है? जी हमारा हेल्थ सिस्टम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले जो पहले जो कोविड की जो सूरत हाल थी उससे काफ़ी बेहतर हैं, और उसमें हमारे साथ NDMA ने बड़ा कोऑपरेट किया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने वसाइल से हमने सेंटर्स को इम्प्रूव किया। हमने जैसे कराची शहर में हमने इस डेडिकेटेड जो है वो इसका सेंटर बनाया है, और हम
जो हमारे रेस्ट ऑफ सिंध में जहाँ पर हमारी सहूलतें जो थी हमारे DHQs में, वहाँ पर भी हमने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं। हाई फ्लो जो ऑक्सीजन को सेंटर HDU जिसको कहते हैं, हाई डिपेंडेंस यूनिट, वो भी बढ़ाए हैं। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ना करे कि लोग अस्पतालों में आए। हाँ, इससे पहले जो उसके जो मेजर हो सकते हैं, हमने NCOC के प्लेटफॉर्म पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब की जब मीटिंग NCC की हुई थी उसमें भी हमारे साईं मुराद अली शाह साहब ने, वज़ीर आला साहब ने भी बड़ा फोकस किया था कि हमें जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है उससे लर्न करना चाहिए। अब आपने खुद देखा कि हमने स्टेप लिए हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है, हम बंद करने जा रहे हैं, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो डाइनिंग हमने फुल इंडोर आउटडोर दोनों बंद कर दिया। तो ये मेजर्स हैं जो हम स्प्रेड होने से बचाएं। अच्छा, दीज आर द ओनली सोर्स दैट वी कैन डू। दूसरा ये है कि हमारे पास सहूलत फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उसको अभी तक हमारे पास इतनी ऑक्यूपेशन नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर हम यही सूरत हाल हम इसी तरह से जो है ना वो हमारा ये बिहेवियर जो है वो SOPs के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रिलेक्टेंस रहे तो जो है वो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम इस किस्म की बीमारियों के सामने कोलैप्स कर गए तो खुदा ना खास्ता ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है और इन खुसूसन सिंध के लोगों के साथ भी कि भाई आप SOPs को फॉलो करें, आप मास्क मिनिमम पहने, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्राउडेड जगहों पर मत जाएं और ये गैर ज़रूरी जो आप बाजार मार्केट जाना आना का। और फिर ये जो आपने बनाया हुआ है कि जी कोविड कुछ नहीं है और कोविड से कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह माफ़ करे जिन हादसा से गुजरे हैं। और हमारे अभी पड़ोसी मुल्क के आप हालात खुद देख सकते हैं और इसी तरह से हमारे अब कंट्री के हालात आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जो है वो सहूलियात जितनी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की उसके बावजूद भी हम जो है वो उनको चैलेंजेस जो है ना हमारे सामने आ गए। तो अल्लाह ना करे कि हम दोबारा सूरत हाल पे जाएं। इसलिए खुदा के वास्ते ये जो SOPs हैं उसको जो है वो रिलीजियसली फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे, अपनी फैमिली को बचाएंगे, अपने दोस्तों अहबाबों को बचाएंगे, अपने सूबे को बचाएंगे, अपने मुल्क को बचाएंगे। सही है। कासिम सुमरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और आपने वो मौक़िफ़ पेश किया कि क्यों वैक्सीनेशन का अमल सुस्त है। कहना यही था कि लोग जो हैं आ नहीं रहे हैं लगाने के लिए, खुद को वैक्सीन लगवाने के लिए। सिंध के लोगों में और लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी और तभी लोग जो है वो मोटिवेट हो पाएंगे। उनको मोटिवेट करने की इस वक्त ज़रूरत है कि आएँ, वैक्सीनेट हों और यही एक आखिरी हल है कि आप महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इशाल देखें, और कोई हमारे पास जो है सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी दवाई मौजूद नहीं है जिससे आपको कोरोना वायरस से बचाया जा सके। सिर्फ ये वैक्सीन है जो लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत ने तो अब ऐलान कर दिया कि हम 40 साल से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन अगर आप खुद वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारा जो मकसद है हर्ड इम्यूनिटी ये कि तकरीबन 70% लोग जो हैं पाकिस्तान के उनको वैक्सीनेट कर लिया जाए ताकि पाकिस्तान से ये वबा जो है ये कम हो सके। फिर ख़त्म होगी जब बाकी लोगों को भी ये वैक्सीन लग जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग आगे हैं, आपका नाम आ जाता है तो वैक्सीन लगवाने लाजमी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे पहले कि मौसम बड़ा गर्म है, कराची का भी और वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान का मौसम जो इस वक्त गर्म जा रहा है, पंजाब का भी। साथ ही साथ जो सियासी पारा है वो भी कल कराची में खासा हाई नज़र आया हमें। कौमी असम्बली के हल्के 249 में गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है उनके कादर मंदुखेल हमें ऊपर नज़र आए, जबकि मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर नज़र आए। और इस बार मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तो गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज लग गया कि जी के फ़र्क है। और नून लीग की 2018 और 2021 की हार में 40 वोटों का फ़र्क है। हल्के के 276 पोलिंग स्टेशन के तमाम नताइज जो हैं वो अब तक आ चुके हुए हैं और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल जो हैं 16,156 वोट लेकर
कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग के मिफ्ता इस्माइल जो कि रात तक जीत रहे थे, उसके बाद जो है नून लीग ने खासा एहतजाज भी किया, 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। कलअदम TLP के जो नज़ीर अहमद हैं वो 11,125 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, मुस्तफ़ा भाई जो है ना वो भी देख लें जी, वो चौथे नंबर पर हैं, उन्होंने 9,227 वोट लिए हैं। और तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर हैं, अमजद आफरीदी 8,922 वोट लेकर, और ये कामयाब हुए थे। 2018 के इलेक्शन में फैसल वाडा साहब यहाँ से जीते थे और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने हराया था। MQM जो थी, MQM पाकिस्तान ने भी कोशिश की, मोहम्मद मुरसलीन जो है वो 7,511 वोट लेकर छठे नंबर पर रहे हैं। और आपको बताएं कि 2018 में जैसे कि हमजा कह रहे हैं, शहबाज शरीफ मामूली फ़र्क से फैसल वाबरा से हार गए थे, और इस इंतखाब में हमने देखा कि नून लीग 723 वोटों से बिल्कुल जब हारे थे तो वो तब थे। और इस बार हमें मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में होता हुआ नजर आया है। मिफ्ता इस्माइल जो है वो 683 वोट से हार गए थे लास्ट टाइम हमने देखा, और इस बार जो है वो अभी हारे हैं, अभी जो 683 से ये हारे हैं, 713 से तकरीबन जो है वो हारे थे शहबाज शरीफ साहब। और ये जो नशिस्त है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि फैसल वाडा साहब ने इस्तीफा दिया था जब वो सेनेट इंतखाबात में एज अ सेनेटर मुंतखब हो गए थे, उसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो गए थे। अच्छा, मुस्लिम लीग जो नून के रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की गिनती सुस्त रवि से होने पर जो है ना सवालात उठाए हैं इसके ऊपर। और ऐसा ही है, उन्होंने कहा है कि मीडिया में गुफ्तगू के दौरान कि ये जो टर्नआउट है वो कम इसी वजह से है क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से पाबंदियां थी, और उन्होंने कहा कि टर्नआउट इतना कम है तो गिनती जल्दी क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, PTI के लिए कोई अच्छी मॉर्निंग नहीं है, क्या हुआ? उम्मीदवार जो है ठीक नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या फिर महंगाई की वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया? बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे अपने मुकाम में मौका दिया 92 के चैनल ने। देखें, बात यह है कि कैंडिडेट तो हमारा बहुत ही अच्छा था। मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, चैनल्स वाले भी, और मुख्तलिफ के मैं अपनी राय बिल्कुल आज़ादाना देता हूँ। बिल्कुल। और किसी बाइस हुए बगैर कि मैं अगर किसी पार्टी के साथ होती नहीं कि मैं उसका, तो कैंडिडेट हमारा अमजद अफरीदी नौजवान लड़का था, वहाँ का मुकामी था, समझे ना, और बहुत ही उसने मेहनत की और बहुत ही अच्छा वर्कर और बहुत ईमानदार, बड़ा, मैं अपनी ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट था। अच्छा, उसके बाद देखें, मैं अभी तनकीदें तो बहुत सारी कर सकता हूँ और मेरे पास से कुछ तस्वीरें भी हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी देता हूँ। लेकिन उसके बरक्स मैं एक बात ही कहूँगा कि जो आप लोगों के चैनल वाले जो सर्वे करते थे, जब वहाँ जाके लोगों से मालूमात करते थे, तो जो सर्वे का रिपोर्ट्स आ रही थी उसके मुताबिक अमजद अफरीदी साहब जो है कहीं पे 3 पॉइंट से, कहीं पे 4 पॉइंट से लीड कर रहे थे, और उसमें तो पीपल्स पार्टी की जगह पर भी मौजूद नहीं थी, चौथे या 5वें नंबर पे थी, क्योंकि दूसरे नंबर पे एक सर्वे के अंदर तो नून लीग के कैंडिडेट को आगे दिखाया, बाकी दूसरे नंबर पे PTI, बाकी दूसरे सर्वे के अंदर PTI को आगे दिखाया। अच्छा, मैं ये तो एक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो अवामी राय थी। उसके बाद ये है कि यकीनन हमारी कुछ कमजोरियां हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए आई ओपनर है। वो ये कमजोरियां हैं कि देखें, काम तो वहाँ पर हुआ, मैं भी इसी कराची से हूँ और इसी डिस्ट्रिक्ट से MNA भी हूँ, मैं भी NA 252 का MNA हूँ। और लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ, मैं अपने हल्के में रहता हूँ लोगों के साथ, तो वो कहते हैं हमने 20-20 साल में, 25-25 साल में काम होते हुए नहीं देखा जो अब हो रहे हैं। हाँ, मेरे फर्ज ये था कि फैसल वाडा साहब हमारे वजीर भी थे, वो यहाँ से जब जीतने के बाद ये चीज़ आपने सीखने की जरूरत है कि आप काम के साथ साथ आपकी मौजूदगी भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर ये हमारी कमजोरी थी जिसकी वजह आफ्ताब जहांगीर साहब ये भी बताइएगा, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि PTI की जानिब से बड़े पैकेज का भी ऐलान किया गया सिंध के लिए, उसके अलावा भी आप देखें तो मुतअद्दिद जो मंसूबे थे उनके ऐलानात भी किए गए। इसके बावजूद हम देखते हैं कि अपनी जीती हुई जो सीट है वो हार गए। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग जो कि इस वक्त काफ़ी आगे नज़र आ रही है हमें, और जिस तरह से हमने देखा भी कि हमेशा से जो वो मार्के हैं वो उनमें आगे आ जाते हैं ज़िमनी इंतखाबात में, तो क्या आप समझते हैं कि जो नून लीग है उसने कोई अपनी बर्तरी हासिल कर ली या अपने आप को मनवा लिया वहां से, या फिर इस वक्त हम ये देखें जो मकबूलियत का गिराफ जो है वो PTI का नीचे आ गया है, अवाम एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं है PTI पे? अच्छा, देखें,
ये कराची के इस इलेक्शन में तो अभी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते, समझे ना। मंदो खेल साहब भी मेरे जाती दोस्तों में से हैं, लेकिन देखें ग्राफ नहीं है। इसकी वजह ये है कि मैं आप अगर इसको सेंस समझे कि अगर पीपल्स पार्टी को अगर लोगों ने वोट किया है, जो कि अगर सही वोट दिया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, अगर सही वोट दिया है तो फिर तो एक समझ में बात आती है कि भाई पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ के लोगों को वहाँ पर इसका ये बेनिफिट है कि वहाँ का कैंडिडेट जीतेगा तो वो तरक्याती काम कर लाएगा, चाहे वो फाक से करवाए या सूबे से करवाए। लेकिन नून लीग की तो अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं है ना पाकिस्तान में कहीं। तो नून लीग से देखें आवाम तो वोट देती है कि भाई हमारे मसाइल कौन हल करेगा, तो वो उसमें नून लीग में कहाँ से आ गई। एक बात तो ये जरा समझने की जरूरत है। जिस तरह की कंप्लेन रात को हो रही थी और ऑफिस के सामने भी लोग रात को जमा थे कि वहाँ पर सूरत जो है कुछ बात की तरफ जा रही। और अभी जिस तरह मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगा कि जिस तरह सईद गनी साहब बैठ कर उनके साथ अंदर तस्वीरों जो तस्वीर बोलती है, तो लोग कहते हैं कि तस्वीरें भी बोलती हैं, तस्वीर जो बोलती है वो आप देख के अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो आदमी चौथे पांचवें नंबर पे भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। हमने 2018 के इलेक्शन में भी देखा कि कादिर मंदोखेल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर क्या स्टैंडिंग थी। जब 35,000 वोट पड़ रहे थे तो वो 7,000 वोट ले रहे थे। हमने देखा नून लीग भी यही कह रही है कि हमारा जो है इलेक्शन चोरी किया गया, वोट चोरी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ यही नजर आ रहा है। किसके वोट चोरी हुए, नून लीग के या पीटीआई के? अच्छा देखें जी, मैं आपको बताऊं कि नून लीग का वोट इसलिए नहीं चोरी हो सकता कि नून लीग तो वहाँ पे स्टैंड ही नहीं कर रही ना इस वक्त है। वोट तो चोरी हुआ है सर दूसरे नंबर पे, सर दूसरे नंबर पर तो हैं वो। सर दूसरे नंबर पे तो है, दूसरे नंबर पे जो पहले नंबर पे बना सकते हैं तो दूसरे नंबर पे बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर तो स्टैंडिंग हमारी सीट तो हमारी थी, देखिए, और हमने वहाँ पे काम भी करवा रहे हैं। और जो जिस इशू की बात हो रही है वहाँ पर लोग जो बात कर रहे हैं वो है पानी। पानी जो है वो मुफ्ताज की जिम्मेदारी, पानी सूबे की जिम्मेदारी है कि वो पानी को वहाँ लेकर आना, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत, वहाँ पे हाइटेंट्स को खत्म करना, ये सारे सूबे की जिम्मेदारी है। और शिकायत उनके लोगों की शिकायत है पानी। तो जब पानी की शिकायत जिन्होंने शिकायत पैदा की है वो उन्हीं को जितवा रहे हैं। या तो इसकी वजह ये होगी कि भाई इनको पीपल्स पार्टी को जितवा कर कहेंगे कि हमने आपको जितवा दिया, आपने वादा किया था कि हाइटेंट खत्म करेंगे, पानी हमारे घर घर लाएंगे। ठीक है, तो फिर तो बिल्कुल सही फैसला है कि आवाम का कि उन्होंने उनके किए हुए वादे पर एतबार कर लिया है। तो सर फिर कराची की आवाम इतनी तहरीक इंसाफ से मायूस क्यों नजर आई हमें? मतलब हम देख रहे हैं कि 5वें नंबर पर तहरीक इंसाफ इस वक्त स्टैंड कर रही है, तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल मायूस नहीं है पाकिस्तान। मैं आपको तो ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं है। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो अब लोगों को समझाने की जरूरत है। वो ये है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दावत दे रहा हूँ कि आप मेरे हल्के में आए, मेरे साथ सफर करें। मैं आपको कोई, लेकिन क्या है कि जो लोगों के साथ राब्ता है, देखें हमें नुमाइंदे हैं, हम आवाम के और हुकूमत के दरमियान एक नुमाइंदा होते हैं। उनके मसाइल को ले जाकर हुकूमत तक पहुँचाते हैं, उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप आवाम के दरमियान रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी तकलीफ क्या है? बिल्कुल ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब रही है। अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक नून लीग की जानिब से और पीटीआई की जानिब से नताइज को मुस्तरद कर दिया गया। उनको लगता है कि हमारे वोट जो हैं वो चोरी हुए। नून लीग कहती रही कि बाद में बड़ा कम टर्न आउट था, तो इतनी ताख़ीर क्यों हो गई वोट गिनने में। खैर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और कल आपने देखा ही होगा मैच, और इसलिए आपको बड़ा वो हो रहा होगा इस वक्त कि मैच के ऊपर बात होनी चाहिए। हमजा रह ही नहीं सकते मैच के ऊपर बात किए बिना। पहला टेस्ट था कल और पहले टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा है। जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में 174 रन पर ढेर हो चुकी थी। फास्ट बॉलर ने 4 शिकार किए और हमारे ने भी और हसन ने भी। बिल्कुल, और हमारे जो बॉलर्स थे उन्हीं की बदौलत मुझे लगता है कि हम लोग जो ये मैच कल का भी बड़ी अच्छे तरीके से खेल पाए हैं। हाँ, अच्छे से खेल पाए। फिर ओपनिंग बैट्समैन जो हैं दोनों वो भी अच्छे रहे। 103 रन बना लिए हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। आबिद अली 56 पर और इमरान बट 43 रन पर क्रीज पर इस वक्त मौजूद हैं। और सीरीज़ के इफ्तिताही मुकाबले में मेज़बान जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला किया था, जो कि कोई ख़ास जो है ना इशाल अच्छा हमें नजर नहीं आया। इसी हवाले से बात कर लेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टेस्ट के पहले दिन को देखा जाए, हसन अली और शाहीन आफरीदी ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। लोग तो बात कर रहे हैं कि जी जोड़ी जो है बड़ी बेहतरीन है, मुस्तकबिल के लिए बन गई है, वसीम वकार जैसी परफॉर्मेंस देखी गई है। क्या ये कबल अज़ वक्त नहीं होगा ऐसा कहना? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही दोनों की।
बहुत अर्ली है इनका कैरियर। और वसीम अकरम और वकार यूनुस जो हैं वो तो क्रिकेट की हिस्ट्री के ग्रेट फास्ट बॉलर्स में से एक हैं, लेकिन इनमें सलाहियत है, दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। हसन अली को देख लें, जब से वो वापस आए हैं, जब वो इंजर्ड थे, पिंडी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका का उन्होंने 10 विकेटें ली, पाकिस्तान को जितवाया, मैन ऑफ द मैच बने। अभी जो जिम्बाब्वे में उन्होंने तीसरा T20 खेला, उसमें भी वो मैन ऑफ द मैच रहे। आज फिर 4 आउट किए शाहीन आफरीदी। आज उन्होंने अपने 16वें टेस्ट मैच में 50 विकेटें टेस्ट मैच में कंप्लीट किए हैं। वसीम अकरम ने भी 16 टेस्ट मैचेस में कंप्लीट किए। लेकिन एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर जो हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अभी दुनिया के 2 माजी के अजीम फास्ट बॉलरों से इनका कंपैरिजन करना चंद मैचेस के परफॉर्मेंस पर, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती होगी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को इन दोनों से ही अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान जिस तरह T20 वर्ल्ड कप है या टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले हैं, या 2023 में जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप आएगा तो शाहीन हसन अली की जो बॉलिंग होगी वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सही हो गया। माजिद भट्टी साहब, कौमी टीम ने पहले रोज बगैर किसी नुकसान के 103 रन बना लिए। मैच में गिरफ्त मजबूत करने के लिए मेजबान टीम को कितना टारगेट दिया जाना चाहिए था? देखिए, T20 सीरीज में तो थोड़ा जिम्बाब्वे का हमसे मुकाबला नजर आ रहा था, खासतौर पर सेकंड T20 तो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। लेकिन आज तो लग रहा था कि एक क्लब की टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है। जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही थी तो उनकी तरफ से देखें, कोई बैट्समैन 50 रन बनाने में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी और हरारे स्पोर्ट्स क्लब वो ग्राउंड है जहां जिम्बाब्वे की 80-90% क्रिकेट इसी ग्राउंड पर होती है। लेकिन बैटिंग में भी वो बिल्कुल आउट क्लास हो गए। फिर उनके जो कप्तान थे शॉन विलियम्स, जो पिछले 3 टेस्ट मैचों में, 1 टेस्ट मैच श्रीलंका का और 2 टेस्ट मैच अफगानिस्तान के, 3 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरियां और 1 50 थे। आज वो अनफिट होने की वजह से टीम में शामिल नहीं है। फिर पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो आबिद अली और इमरान भट्ट ने बिल्कुल उनकी बॉलिंग को भी आउट क्लास कर दिया। तो आज तो हमें कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। अगर यही तरीका चलता रहा, इसी तरह पाकिस्तान डोमिनेट करता रहा, फिर तो लग रहा है कि पाकिस्तान 250-300-400 की बड़ी लीड ले लेगी और ये वन साइडेड अफेयर होगा। लेकिन क्रिकेट में मजा तभी आता है जब थोड़ा सा मुकाबला नजर आए। लेकिन ऐसे लग रहा था कि ऑर्डिनरी क्लब की टीम जो थी वो पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है। लेकिन बहरहाल जैसी भी जिम्बाब्वे ने टीम उतारी है, पाकिस्तान टीम को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने बॉलिंग भी अच्छी की है। फिर जब बैटिंग आई तो पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं उन्होंने भी 103 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया है। तो पाकिस्तान के ओपनर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, ये बताइएगा, यासिर शाह को हम लेके नहीं गए, हमने कहा कि वो अनफिट हैं, लेकिन खबरें ये आई कि वो अनफिट नहीं है। हम उनकी जगह जाहिद को लेके गए, जाहिद को हमने नहीं खिलाया, हमने साजिद को खिला दिया। तब्दीली कैसी देखी आपने? देखिए, यासिर शाह तो वो खुद तो कहते हैं कि मैं फिट हूँ। यासिर शाह तो टेस्ट मैचेस के लिए यहाँ आए नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अनफिट डिक्लेयर करके सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान छोड़कर आ गई है। जो यासिर शाह की जगह बॉलर आए हैं, सिंध का एक शहर है दादू, वहां से उनका ताल्लुक है। जाहिद महमूद उनका बॉलर का नाम है, राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। मेरे ख्याल में ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में साजिद खान ने 67 विकेटें हासिल की थी, टॉप विकेट टेकर थे। लेकिन इस पिच पर अगर राइट आर्म लेग स्पिनर को हम खिलाते जाहिद महमूद को तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते। देखिए, मार्च में हमने जाहिद महमूद का डेब्यू करवाया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 3 आउट किए और पाकिस्तान ने वो T20 इंटरनेशनल जीता। अब आप प्लानिंग का फुकदान देखें कि T20 में जिसने डेब्यू में 3 आउट किए, उस फॉर्मेट से जाहिद महमूद को हमने अलग कर दिया, हमने उसको डाला टेस्ट फॉर्मेट में। चले, यासिर शाह नहीं थे, जाहिद महमूद को होना चाहिए था, लेकिन आज जाहिद महमूद को नहीं खिलाया। मेरे ख्याल में टेस्ट मैचेस में राइट आर्म लेग स्पिनर जब भी टीम में होगा वो दूसरे ये तब्दीली की जानी चाहिए थी। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आज जो दूसरे रोज का खेला पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करेगा, एक लंबा टारगेट देने के लिए। और हमजा, ये बड़ी बात होती है, आप किसी टीम को उसके होम ग्राउंड पे जाके हराते हैं, तो ये किसी भी टीम वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी क्लब क्रिकेट की टीम। खैर, हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।